वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है एक बार फिर से आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 5 बजे वाला टॉपिक है वो है इको के 25 क्वेश्चन। यानी कि आज जो है हम इको के 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज आपका जो डेली डोज है वो इको का है, क्लियर है। और ये जो इको के क्वेश्चन है आपके सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, जीडी, कांस्टेबल, पुलिस, डिफेंस, किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वहां पर आपको ये क्वेश्चन जो है यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। क्लियर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को एमसीक्यू के रूप में जानेंगे। बस आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि मैं आपको हर क्वेश्चन को डिटेल से समझाऊंगा। क्लियर, वहीं इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज इको का अपना सबसे पहला क्वेश्चन। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि कृषि उत्पादन में दुनिया में भारत की रैंक कौन सी है। तो अगर कृषि उत्पादन में बात करते हैं पूरे विश्व के अंदर, तो कृषि उत्पादन में भारत की रैंक कौन सी है। तो इसमें जो भारत की रैंक है वो है दूसरे नंबर की। कौन सी नंबर की है? दूसरे नंबर की है, याद रखिएगा। क्लियर है। तो कृषि उत्पादन में, यानी कि अगर कृषि के मामले में, अगर यहाँ पे अगर कृषि सबसे ज्यादा होती है उत्पादन में, तो भारत उसमें सेकंड नंबर पर आता है। क्लियर है, याद रखिएगा। वहीं चीन जो है पहले नंबर पर है, सेकंड नंबर पर अपना देश भारत है, थर्ड नंबर पर यूनाइटेड स्टेट है, और वहीं फोर्थ नंबर पर ब्राजील रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर बात करें किसानों की स्थिति की, तो फिर भारत पहले नंबर पर बनता है, क्योंकि यहाँ किसानों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि आयकर राजस्व किस सरकार को प्राप्त होता है। तो कृषि आयकर जो राजस्व होता है वो किस सरकार को प्राप्त होता है। तो ये किस सरकार को प्राप्त होता है? तो ये जो प्राप्त होता है ना, वो राज्य सरकार को प्राप्त होता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। क्लियर है। तो कृषि आयकर राजस्व किस सरकार को प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में देखा गया काफी बार। तो ये जो है राज्य सरकार, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो होती है उसको ये प्राप्त होता है। क्लियर है। क्वेश्चन को आप रिवीजन करते रहिएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। केंद्रीय सरकार को जो है माफ कीजिएगा, केंद्रीय सरकार को जो है आयकर, देखिए केंद्र सरकार को कृषि आयकर को छोड़कर, ठीक है ध्यान से समझिएगा, केंद्र सरकार को कृषि आयकर को छोड़कर, कृषि आयकर क्योंकि राजस्व जो है, इसका जो राजस्व होता है वो राज्य सरकार के हाथों में होता है। केंद्र सरकार जो है कृषि आयकर को छोड़कर बाकी अंतरराष्ट्रीय बिक्री हो गई, अल्कोहल को छोड़कर अन्य पदार्थों के उत्पादन पर कर प्राप्त होता है। किसको? केंद्र सरकार को बात करी जा रही है। ठीक है। वहीं कृषि आयकर, भूमि और इमारतों पर कर, अल्कोहल पर कर राज्य सरकार को प्राप्त होता है। याद रखिएगा, केंद्र सरकार को पूछेगा तो आपको क्या कहना है, दोबारा समझिए। केंद्र सरकार में क्या है भाई, अंतरराष्ट्रीय बिक्री हो गई, अल्कोहल को छोड़कर, अंतरराष्ट्रीय बिक्री अल्कोहल छोड़कर अन्य पदार्थों के उत्पादन पर कर प्राप्त होता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बिक्री नहीं होगी, अल्कोहल नहीं होगा। जबकि कृषि आयकर जो है, कृषि आयकर हो गया, भूमि और इमारतों पर कर हो गया, और अल्कोहल पर कर हो गया, ये राज्य सरकार ही इसको प्राप्त करती है। समझ आया? तो इसका कौन सा आंसर? फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट है, क्योंकि यहाँ कृषि आयकर के राजस्व की बात चल रही है। नेक्स्ट है, दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना के तहत लगाए गया। तो बताइए किस पंचवर्षीय योजना के तहत ये लगाया गया। तो ये जो लगाया गया वो दूसरी पंचवर्षीय योजना जब चली थी तब लगाया गया था। तो दुर्गापुर और राउरकेला, जो राउरकेला इस्पात संयंत्र है, इसको जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत लगाया गया था। यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि दूसरी इस्पात संयंत्र 1956 में ब्रिटिश फर्म की मदद से, जबकि राउरकेला इस्पात संयंत्र 1961 में जर्मन फर्म की मदद से जो है इसको जो है लगाया गया था। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या मुद्रा बाजार के साधन है। तो निम्न में से क्या है जो कि मुद्रा बाजार के साधन है। तो बताइए कौन सा मुद्रा बाजार के साधन है ये। तो निम्न में से क्या मुद्रा बाजार के साधन है। तो अगर बात करें कि मुद्रा बाजार के साधनों की बात चली तो सभी, इसमें ऑप्शन जो फोर्थ है ना वो बिल्कुल है। देखिए राजकोष चालन भी आ जाता है, वाणिज्य कागज भी आ जाते हैं, और जमा प्रमाण पत्र, ये सारा क्या है, ये मुद्रा बाजार के एक साधन है। ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। तो राजकोष चालन हो गया, साथ में वाणिज्य कागज हो गया, जमा जो हो गया, जमा प्रमाण पत्र हो गया, ये सभी क्या है, एक मुद्रा बाजार के साधन हैंगे। क्लियर हो गया। क्वेश्चन एग्जाम में आता है। पांचवा क्वेश्चन है आज का कि भारत किस वस्तु का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है। तो भारत जो है वो किस वस्तु का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है। तो ये किसका है? तो भारत जो है वो है किसका? दाल का। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए ऐसे क्वेश्चन ना एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं, और इनको याद करने की कोई ट्रिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आपको इन क्वेश्चनों को बस रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि क्वेश्चनों को रिवीजन करिए। ठीक है, जब आपने पूरी थ्योरी पढ़ रखी होगी तो उसके बाद आपको क्वेश्चन रिवीजन करने होते हैं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक। अब बहुत से बोलेंगे गेहूं, बहुत से चावल पर भी लगाएंगे। ठीक है, गन्ना भी हमारे यहाँ काफी अच्छी मात्रा में हो जाता है, लेकिन दाल जो होती है ना, दाल वो सबसे बड़ा आयातक है हमारे
जो है भारत में वस्तु का सबसे बड़ा आयातक दाल माना जाता है। क्लियर, याद रखिएगा। देखिए, भारत दाल का सबसे बड़ा उत्पादक है, भारत में सबसे बड़ा उपभोक्ता जो है उपभोक्ता भी है। भारत में दाल का उत्पादकता अधिक है, लेकिन खपत अधिक होने के कारण भारत विश्व का दाल का सबसे बड़ा आयातक भी है। ठीक है, खपत भी बहुत अधिक है, उत्पादक तो है लेकिन खपत भी बहुत ज्यादा अधिक है, इसीलिए भी। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के लिए पॉलिसी बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो भैया विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों के लिए, ठीक है, पॉलिसी यानी कि पॉलिसी इंग्लिश में है, पॉलिसी बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? तो ये जो है वो है उत्तराखंड। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, उत्तराखंड जो है ये ही है जो पॉलिसी बनाने वाला भारत का पहला राज्य हैगा। क्लियर है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा जा रहा है कि उत्तराखंड जो है आर्थिक क्षेत्रों के लिए पॉलिसी बनाने वाला भारत का पहला राज्य है। हालांकि भारत का पहला विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र जो है कंडाला भी जो है इसमें सीज है। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय जो है वो कहां पर है? मुख्य कार्यालय कहां पर है या मुख्यालय कहां पर है, ये बताना है कहां पर है। तो केंद्रीय रोपण फसल, ये क्वेश्चन आपने काफी बार देखा होगा। अगर आपने एसएससी, रेलवे या फिर पुलिस, इनमें से किसी का भी एग्जाम दिया है ना, तो यहां पर आपने क्वेश्चन एसएससी में तो आपने काफी बार देखा होगा, पूछा जाता है कि केंद्रीय रोपण फसल जो है ये जो अनुसंधान संस्थान है इसका मुख्यालय पूछा जाता है। तो इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? वो है, इसका जो मुख्यालय है वो याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट। इसका मुख्यालय जो ऑप्शन 4 है वो बिल्कुल राइट आंसर है, कासारगोड केरल। ठीक है, कासारगोड ठीक है, केरल के अंदर है। 4th ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। तो केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान का जो संस्थान का जो मुख्यालय है वो केरल याद रखिए, या कासारगोड जो है वो भी आप याद रख सकते हैं। क्लियर है। और इस अनुसंधान की जो स्थापना हुई थी वो 1970 में हुई थी। कब हुई थी? 1970 में इसकी स्थापना जो है देखी गई थी। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे संपत्ति वाला, देखिए ये क्वेश्चन भी आपने एग्जाम में काफी बार देखा होगा। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा संपत्ति वाला है, क्योंकि सारे एक्टर, सारे करोड़पति यहीं पर ज्यादा रहते हैं, है ना। तो याद रखिएगा, तो सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। क्लियर हो गया। तो सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर बनता है। जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान, देखिए ये भी क्वेश्चन आपने काफी बार देखा होगा, हजारों बार क्वेश्चन एग्जाम में देखा जाता है, ये वाला हजारों बार। ठीक है, और बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको गलत कराते हैं। यहाँ पर जीडीपी के आधार में पूछ रहा है और बहुत से कंफ्यूज आते हैं जनसंख्या के आधार पर पूछ रहा है। अरे जनसंख्या को नहीं पूछ रहा है, जनसंख्या नहीं पूछ रहा है, वो जीडीपी पूछ रहा है। ठीक है, तो जीडीपी के आधार पर अगर बात करेंगे ना, तो जीडीपी के आधार पर भारत 7वें स्थान पर है। कौन से पर है? 7वें स्थान पर है। अच्छा, क्षेत्रफल के मामले में कौन से स्थान पर है? आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का खर्चा कौन सी सरकार वहन करती है, यानी कि कौन सी सरकार उठाती है? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो खर्चा है ये कौन सी सरकार उठाती है? बताइए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं है? कौन सी है? तो इसका जो खर्चा है वो केंद्र सरकार उठाती है। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, प्रधानमंत्री, ठीक है, तो इसका खर्चा कौन उठाएगा? तो केंद्र सरकार उठाएगी, नहीं उठाएगी? अब देखिए क्या कहा जा रहा है, यहां पर भी समझने की कोशिश कीजिए क्या कहा जा रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भारत के सभी गांव तक सड़क पहुंचाने के लिए है। इसकी शुरुआत 2000 में हुई। इसका खर्चा केवल केंद्र सरकार वहन करती है। क्लियर हो गया। यानी कि कितना भी खर्चा आए वो सरकार उठाएगी, यानी कि केंद्र सरकार उठाएगी। निम्नलिखित में कौन सी समिति प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से संबंधित है? तो कौन सी समिति है जो कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से संबंधित रखती है? बताइए कौन सी जो है ये समिति है? ये है एन.के. सिंह समिति। कौन सी? एन.के. सिंह जो समिति है वो रखती है, समिति प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से जो है ये अपना संबंध रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है आज का, भारत में पहले औद्योगिक नीति कब पेश की गई थी? बताइए, भारत में पहली औद्योगिक नीति ये कब पेश करी गई थी? तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडिया विच वाज द फर्स्ट, तो कब हुआ था ये? तो ये जो हुआ था वो हुआ था 1948 में। कब हुआ था? 1948। सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 1948 में जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो इंट्रोड्यूस हुई थी वो जो हुई थी वो 1948 के अंदर करी गई थी। क्लियर? देखिए अब ध्यान से समझेगा। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे पहले औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को पेश की गई, जो कि औद्योगिक मंत्री डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ने पेश करी थी। 2 क्वेश्चन निकल गए यहाँ से आपके। पहला क्वेश्चन भाई 1947, पहला तो यही बन गया कि भाई आजादी मिली, आजादी के बाद जो है सबसे पहली औद्योगिक नीति बनी, कब बनी? 6 अप्रैल 1948। कभी कभी पूरी डिटेल पूछ लेता है, ठीक है। और किसने पेश करी, मतलब पेश भी तो पूछेगा ना, तो डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी।
हो गए ना, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आपके निकले नहीं निकले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता से पहले भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश था? अब ये क्वेश्चन अगर किसी ने भी गलत किया तो इसका मतलब वो पढ़ाई नहीं करता फिर, ठीक है, उसने फिर कुछ नहीं पढ़ा, ध्यान रखिएगा। तो स्वतंत्रता से पहले पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश है? अरे जैसी बात है, यूके होगा ना। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चाइना मत लगा देना, ऑप्शन में भी नहीं है वैसे तो, चाइना नहीं है। चाइना अब करंट में बहुत ज्यादा है, लेकिन उस समय नहीं था। प्राचीन के टाइम पर भी चाइना था, लेकिन जब अंग्रेजों का शासन आया, स्वतंत्रता से पहले की बात चल रही है, तो अंग्रेजों का जब शासन था तो यूके से था, यूनाइटेड किंगडम जिसको बोला जाता है। क्लियर, याद रखिएगा। देखिए, स्वतंत्रता से पहले भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार यूनाइटेड किंगडम था, अब भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार चाइना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और अगर रक्षा के मामले में पूछेंगे तो रूस है, काफी बार मैंने आपको समझा रखा है 2 बजे वाली वीडियो में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में केंद्र और राज्य सरकार का खर्चा का अनुपात क्या है? बताइए, काफी बार क्वेश्चन एग्जाम में देखा गया है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में केंद्र और राज्य सरकार का खर्चा बताइए कितना होता है, कितना परसेंट से कितना परसेंट होता है? तो ये जो होता है वो होता है केंद्र का तो 75 होता है, वहीं राज्य का 25 होता है, दोनों का मिला के 100% बनता है। ठीक है, तो केंद्र हमेशा ज्यादा रखती है 75 और राज्य जो है वो 25 रखती है, याद रखिएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1991 को शुरू की गई थी, पहला क्वेश्चन। इसका उद्देश्य गांवों में स्वरोजगार सर्जन करना है, दूसरा क्वेश्चन। इसमें केंद्र सरकार 75% जबकि राज्य सरकार 25% व्यय करती है, तीसरा क्वेश्चन। एक ही उससे आपके 3 क्वेश्चन निकले नहीं निकले? निकल गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में किसे डायरेक्टर डिमांड कहा जाएगा? तो निम्नलिखित में से किसको डायरेक्टर डिमांड कहा जाता है? तो डायरेक्टर डिमांड जो कहा जाएगा वो कहा जाएगा स्वेटर को। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। बुनाई मशीन नहीं, फैक्ट्री की रुई नहीं, इनमें से तो चलो कोई नहीं। स्वेटर जो है इसको डायरेक्ट डिमांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायरेक्ट डिमांड कहा जाता है। देखिए कैसे, डायरेक्ट डिमांड उसे कहा जाता है जिसका बाजार में सीधी मांग होती है, समझ रहे हैं? अब बुनाई मशीन है, बुनाई मशीन है, सीधी मांग नहीं है, सीधी मांग नहीं है। और फैक्ट्री की रुई भी, फैक्ट्री की रुई है तो रुई अभी उसका और भी कुछ उपयोग होगा, लेकिन स्वेटर सीधे पहनी जाएगी, है ना, कस्टमर द्वारा सीधे पहनी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी कमेटी विनिवेश से संबंधित थी? तो ऑप्शन में से ऐसी कौन सी कमेटी है जो विनिवेश से संबंध रखती है? तो विनिवेश से जो संबंध रखती है ये कौन सी कमेटी रखती है? ये रखती है GV रामाकृष्ण कमेटी। कौन सी? GV रामाकृष्ण कमेटी जो है ये विनिवेश से संबंधित अपना रखती है। क्लियर है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए GV रामाकृष्ण कमेटी विनिवेश से संबंधित है, 23 अगस्त 1996 को बनाई गई थी। 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर बनते हैं। नेक्स्ट, इसमें NNP के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये क्वेश्चन काफी बार आता है इको में, NNP पूछता है। NNP में से पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है? तो GNP प्लस मूल्यह्रास, मूल्यह्रास जो होता है ना, मूल्यह्रास जो होता है वो इसमें बिल्कुल जो है सटीक बैठता है, यानी कि ए फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। कैसे है देखिए, NNP का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि नेट राष्ट्रीय उत्पाद। अब नेट राष्ट्रीय उत्पाद जो मूल्यह्रास घटाने पर ही प्राप्त होता है, यानी कि उसको जो है प्लस में क्या चाहिए होता है? GNP चाहिए होता है, यानी कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जब प्लस में मूल्यह्रास होगा, मूल्यह्रास होता है, मूल्यह्रास जो होता है तब उसका क्या होता है? ये होता है NNP प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, GDP पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहला स्थान पर कौन सा देश है? तो GDP के बारे में पूछ रहा है और कैपिटा के आधार पर पूछ रहा है कि सबसे पहला स्थान पर कौन सा देश है। तो कौन सा देश है? ये है कतर। कौन सा है? कतर है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। GDP पर कैपिटा के आधार पर अगर बात करेंगे तो कतर जो है वो पहले स्थान पर आता है। क्लियर। नेक्स्ट है, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति। भाई जाहिर सी बात है, किसी भी देश की अगर जनसंख्या वृद्धि बढ़ती है तो क्या होगा? ये तो दिमाग का क्वेश्चन है, ये आपके पूरे दिमाग पर जो है डिपेंड करता है आप क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे। तो जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की जो गति होगी ना वो मंदी हो जाती है। हमेशा याद रखिएगा, क्या होती है? मंदी हो जाती है। अगर जनसंख्या किसी भी देश की बढ़ती है तो उस देश की मंदी हो जाएगा, यानी कि वहां पर जो है रोजगार, खान पान सबकी कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जानते हैं, निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? देखिए निम्नलिखित में से अगर प्राथमिक क्षेत्र की बात करेंगे तो कृषि क्षेत्र को ही प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। और अभी फर्स्ट क्वेश्चन भी हमारा यही था कि भैया कृषि के उत्पादन में भारत का सेकंड स्थान है और हमारे यहाँ प्राथमिक क्षेत्र जो है वो कृषि क्षेत्र को ही माना जाता है। नेक्स्ट है,
पहला गरीब रथ किन शहरों के बीच चलाया गया था? पहला गरीब रथ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पहला गरीब रथ किन शहरों के बीच चला था? तो ये सहरसा से अमृतसर तक चला था, ठीक है, सहरसा से अमृतसर चला था। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। देखिए गरीब रथ जो है भारतीय रेलवे द्वारा चलाया गई कम किराए की जो है एक वतानुकूलित जो था एक रेलगाड़ी थी, कम कम पैसा चाहिए होता है इसमें सवारी मतलब सफर करने के लिए। और पहला गरीब रथ रेलगाड़ी जो है ये सहरसा से अमृतसर के बीच चलाई गई थी। क्यों चलाई गई थी? कम किराए के लिए चलाई गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में क्या आरबीआई की शक्ति नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि आरबीआई की शक्ति ऑप्शन में से कौन सी नहीं है? तो आरबीआई की जो शक्ति नहीं है वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण आरबीआई नहीं करता, कभी बैंकों का निरीक्षण होता है, बैंकों के उधार नीतियों का नियंत्रण करता है, जो है रिटर्न का कॉल कर सकता है, लेकिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का अधिकार सरकार के पास होता है, आरबीआई के पास नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य मंडल का सचिवालय कहां पर है? अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य मंडल का सचिवालय कहां पर है? तो ये कहां पर है? तो इसका जो सचिवालय है वो कहां पर है? वो है पेरिस के अंदर। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है? 1999 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा, और मुख्यालय जो है वो इसका पेरिस के अंदर है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? यानी कि बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की आय जो है सबसे मतलब हर प्रत्येक व्यक्ति की आय बहुत है? तो पटना शहर एकमात्र ऐसा है बिहार के अंदर जिला ऐसा है जहां पर प्रति व्यक्ति आय जो है सर्वाधिक मानी जाती है। नेक्स्ट है, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो ऐसी कौन सी मुद्रा है जिसको जो है अपना ये वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो इसको जो प्राप्त है वो है पत्र मुद्रा। कौन सी? पत्र मुद्रा है, ठीक है। ऑप्शन थर्ड जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये थे गाइस आज के आपके 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इको के, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पर बीच में इस क्वेश्चन को कराते समय इतना मतलब मगन हो जाता हूँ कि मैं आपको बोलना भूल जाता हूँ कि अगर वीडियो को लाइक ना करो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा गाइस, क्योंकि अगर आप इसी तरह के एमसीक्यू क्वेश्चनों को साथ में अपने करंट को बेहतर करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर किसी ने भी 2 बजे 8 बजे वाली या फिर मान लीजिए 5 बजे वाली करंट अफेयर, 2 बजे वाली, तीनों क्लासेस में से कोई भी ना देखियो, देख लीजिए, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक न्यू स्टूडेंट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको करंट और साथ में एमसीक्यू क्वेश्चन डेली कराए जाते हैं। करंट के क्वेश्चन हो गए, साथ में करंट से टॉपिक हो गया, डेली होता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोग जो है आज के इसी को क्वेश्चन जान सके। क्लियर? तो कल है सैटरडे, कल ऑफ रहेगा 5 बजे वाली क्लास, बाकी जो है संडे को तैयार रहिएगा इस वीक के क्या जानने के लिए? टॉप 10 न्यूज को जानने के लिए। क्लियर? तो चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो यानी कि 8 बजे वाली वीडियो में सर के साथ आप मिलेगा, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।